तो लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे कहाँ से, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन से, है ना। और ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन आई थिंक आप लोगों ने थोड़ा बहुत 10th क्लास में पढ़ा ही होगा, है ना। अच्छा, हम लोग बोलेंगे कि किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या हो जाएगा, किडनी। और ध्यान रखना, नेफ्रॉन जो है वो कभी डिवाइड नेवर शो डिवीजन नेवर शो डिवीजन। तो यानी इसका मतलब एक बार अगर नेफ्रॉन जो है वो डैमेज हो गए तो उसके बाद में वापस रिपेयर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। दैट्स वाई एक बार किडनी फेलियर हो गया तो उसके बाद या तो हमें नई किडनी के लिए डोनर ढूंढना होगा या फिर हमें जो है वो किडनी है ना हीमोडायलिसिस पे जाना पड़ेगा। तो किडनी हो गया, हार्ट हो गया एंड नर्व हो गया, इनके अंदर डिवीजन नहीं होता है, राइट। चलो अब इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें, अच्छा इसका नंबर कितना होता है, नंबर कुछ पता है किडनी के नेफ्रॉन में? नहीं पता है, देख लेना इधर देखो। अब बात करते हैं इसमें बोमन कैप्सूल के बारे में। तो ये वाला जो पार्ट है आपको क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज बोमन कैप्सूल, क्योंकि इसको साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था बोमन्स ने, सो दैट्स वाई बोला जाएगा बोमन कैप्सूल। और ये आपको स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे रहा है, कप जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ब्लड लाने का काम कौन करेगा, ऑब्वियसली आर्टरी करेगी, है ना। तो आने वाली ये क्या हो जाएगी, दिस इज आने वाली मतलब एफरेंट आर्टीरियोल हो गया, जो ब्लड यहाँ पे लाने का काम करेगा। एंड आप लोग जानते हो कि बेटा आर्टरी और वेन्स के बीच में क्या होता है, फिर कैपिलरी नेटवर्क होता है। तो आगे जाके ये छोटी छोटी फाइन कैपिलरीज के अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, कैपिलरी, बिल्कुल फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड ओबियसली बेटा अगर इनको ध्यान से देखोगे तो ये आपको ऐसे दिखाई देगी, फाइन ट्यूब। बट हम पढ़ क्या रहे हैं, इसका ट्रांसफर सेक्शन पढ़ रहे हैं ना। तो जब आप काटोगे तो ये आपको कैसा दिखाई देगा, एक सर्कल की फॉर्म में दिखाई देगा। और इन ये जो कैपिलरी नेटवर्क होता है इसको बोला क्या जाता है, कैपिलरी, ये जो नेटवर्क आपको दिखाई दे रहा है इसके लिए हम शब्द यूज़ करते हैं कौन सा, ग्लोमेरुलस। क्या टर्म यूज़ किया, ग्लोमेरुलस। एंड इस तरह से बोमन कैप्सूल हो गया एंड प्लस कैपिलरी नेटवर्क हो गया। इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो इसके बाद में इसको बोला जाता है रीनल। आरबीसी को क्या बोलते हैं, कॉर्पसल बोलते हैं, तो इसको बोला जाएगा रीनल कॉर्पसल, या फिर इसको बोला जाएगा मेल्पिगियन बॉडी, मेल्पिगियन बॉडी। आप इसको मेल्पिगियन ट्यूबुल से कंफ्यूज ना करें, क्योंकि हम लोग जो कॉकरोच पढ़ते हैं ना तो उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, मेल्पिगियन ट्यूबुल्स होता है। तो वो ट्यूबुल्स अलग है, ध्यान रखना, वो इंसेक्ट में मिलेगा। यहाँ जो मैंने लिखा है ये क्या है, बॉडी है, तो मेल्पिगियन बॉडी बोल दो या फिर इसको रीनल कॉर्पिकल्स बोल दो, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। किसको, यहाँ पे कैपिलरी नेटवर्क मीन्स ग्लोमेरुलस एंड बोमन कैप्सूल को मिला के हम लोग ये बोलते हैं, है ना। अच्छा, ब्लड यहाँ पे छनेगा, फिल्टर होगा एंड फिल्टर होने के बाद वापस जाएगा कहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिखूँ, वेन लिखूँ कि आर्टरी लिखूँ। तो अब मुझे बताइए बेटा, आर्टरी और वेन आप लोग टर्म कहाँ पे यूज़ करते हो, आप लोग जानते हो ना कि कोई ऑर्गन है, ऑर्गन को ब्लड देने का काम कौन करता है, आर्टरी करता है, और वहाँ से ब्लड ले जाने का काम कौन करता है, वेन्स। वो तो तब होती है बेटा जब हम ऑक्सीजन और मतलब गैसेज और वेस्ट के और न्यूट्रिएंट के कंपैरिजन में बात कर दें कि किसी ऑर्गन को न्यूट्रिशन सप्लाई करने के काम कौन करता है, आर्टरी, और वहाँ से वेस्ट वापस और CO2 ले जाने का काम कौन करता है, वेन। क्या मुझे बताओ कि ये बोमन कैप्सूल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने आया है क्या यहाँ पे, नहीं, ये तो ब्लड को क्या करने आया, फिल्टर करने आया। तो आप लोग आर्टरी को आर्टरी ही बोलोगे, आर्टरी को आर्टरी बोलोगे, यहाँ पे वेन्स टर्म यूज़ नहीं करना है आपको, है ना। तो यहाँ से वापस निकलने वाला कौन हो जाएगा, वापस निकलने वाली हो जाएगी इफ्रेंट आर्टेरियोल हो जाएगा यहाँ पे, कोई परेशानी। जरा ध्यान से देखिए, तो मैंने इफ्रेंट आर्टेरियोल और इफ्रेंट आर्टेरियोल के डायमीटर में डिफरेंट बनाया कि इसका डायमीटर जो है वो ज़्यादा होता है और इसका डायमीटर क्या होता है, कम होता है ना। इसको क्या कहते हैं, कॉमन सेंस कहते हैं। ऐसा क्यों ज़रूरी है, अगर क्या हो, अगर इसका डायमीटर का
कंडीशन रिवर्स कर दिया जाए। रिवर्स कहने का मतलब अगर इफरेंट आर्टेरियोल को पतला कर दिया जाए और इफरेंट आर्टेरियोल को बड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा। और इन दोनों का जो जंक्शन है, इस जंक्शन के ऊपर बहुत सारे यहाँ पे होल्स है, ठीक है। आप चाहते हो कि बेटा जो वाटर है वो वाटर यहाँ से बाहर निकले, तो इसके लिए क्या शर्त होनी चाहिए? इसके लिए शर्त होनी चाहिए कि बेटा पानी जितना आए उतना आगे ना जा पाए, जिसकी वजह से इन दोनों के जो जंक्शन वाला एरिया होता है, इस जंक्शन वाले एरिया में क्या होगा, जंक्शन वाले एरिया में क्या होगा, प्रेशर डेवलप होगा, है ना। क्या डेवलप होगा? प्रेशर डेवलप होगा। तो अब एक कॉमन सेंस यूज़ करो कि इसका डायमीटर कम है और इसका डायमीटर ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा? क्या होगा कि जो ब्लड है या वाटर है जितना आया है वो तो आगे रास्ता और बड़ा है, वो तो आराम से आगे निकल जाएगा। क्या इन दोनों के जंक्शन पे प्रेशर डेवलप होगा? क्या नहीं ना। अच्छा, क्या हो अगर दोनों का डायमीटर सेम कर दिया जाए? तो अगेन सेम प्रॉब्लम कि जो ब्लड आएगा उतना ही आगे निकल जाएगा, क्योंकि रास्ता क्या है, बराबर है, डायमीटर बराबर है। तो उसकी वजह से अगेन क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर डेवलप नहीं होगा, है ना। बट अभी आपने देखा है कि एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर क्या होता है, ज़्यादा होता है, और एफरेंट का क्या होता है, कम होता है। तो जितना ब्लड आएगा उतना सेम स्पीड से वो आगे जा नहीं पाएगा। तो इन दोनों का जो जंक्शन है, जंक्शन के अंदर कैपिलरी होती है, एंड कैपिलरी में हमने बार बार चिल्ला चिल्ला के बोला है कि बेटा पोर्स होते हैं। कैपिलरी के अंदर क्या दिखाई देते हैं? पोर्स दिखाई देते, राइट। तो इनमें जो पोर्स वाला जो पार्ट होगा वहाँ से प्रेशर डेवलप होगा, एंड प्रेशर की वजह से जो ब्लड है वहाँ पे क्या होगा, फिल्टर होना शुरू हो जाएगा। कोई परेशानी इसमें, है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि आने वाली एफरेंट आर्टेरियोल हमेशा डायमीटर ज़्यादा होगा, एंड एग्जिट करने वाली इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर क्या होगा, कम होगा। ऐसे ही शायद हम लोगों ने नर्वस सिस्टम में पढ़ा था, आने वाली इफरेंट न्यूरॉन, जाने वाले इफरेंट न्यूरॉन, है ना। चलो, अब ये कहानी है बोमन कैप्सूल के बारे में। एंड बोमन कैप्सूल में यहाँ पे क्या होगा कि जो ब्लड है वो फिल्टर होगा, एंड फिल्टर होने के बाद बनता क्या है, यहाँ पे फिल्टर होने के बाद बनता है जो लिक्विड, उसको बोला जाता है फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे उसको? फिल्ट्रेट। अब बात करते हैं इसमें, यहाँ पे बोमन कैप्सूल के पास में आपको हाईली कॉन्वोलेटेड ट्यूब दिखाई देगी, जिसको बोला जाता है पीसीटी। कॉन्वोलेटेड मतलब घुमावदार, एंड ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, तो कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स है, एंड जो बोमन कैप्सूल के पास है, दैट्स वाई इसको बोला जाएगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स बोला जाएगा। भैया सामने देखो, ठीक है। चलो, उसके बाद में ये वाला पार्ट कौन सा होता है? दिस इज लूप ऑफ हैनले। ये आपको दिखाई दे रहा है क्या? लूप ऑफ हैनले। तो लूप ऑफ हैनले के अंदर यहाँ पे पीसीटी से ये यहाँ पे आएगा लिक्विड, एंड फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, एंड देन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। क्योंकि यहाँ पे फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है तो इसको आप लोग क्या बोलते हो, है डिसेंडिंग आर्म। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा? दिस इज डिसेंडिंग आर्म हो जाएगी। और यहाँ से जो लिक्विड है वो वापस कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, असेंडिंग आर्म बोलेंगे इसको, असेंडिंग आर्म। और इस तरह से इस पूरे लूप को डिस्कवर किया था साइंटिस्ट हैनले ने, दैट्स वाई इसको बोलते हैं हैनलेस लूप बोला जाएगा। हैनलेस लूप हो गया, इतना क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद ये जो है फिल्ट्रेट, वो फिल्ट्रेट कहाँ जाएगा, एक अगेन फिर से आपको कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल दिखाई देगी, ये कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल दिखाई देगी, जो बोमन कैप्सूल से क्या है, दूर है, दैट्स वाई इसको बोला जाएगा डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स, DCT। एंड फाइनली DCT जो है वो ओपन हो जाता है कहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। एंड कलेक्टिंग डक्ट का नाम ही क्या है, कलेक्ट करना। तो कॉमन सेंस की बात है कि बहुत सारे नेफ्रॉन से क्या करेगा, यूरिन को कलेक्ट करेगा। एक नेफ्रॉन यहाँ आके ओपन होगा, तो कोई नेफ्रॉन यहाँ आके ओपन होगा, फिर एक और नेफ्रॉन यहाँ पे ओपन होगा, फिर यहाँ ओपन होगा, और फिर यहाँ ओपन होगा, फिर यहाँ ओपन होगा। तो इस तरह से बहुत सारी जो नेफ्रॉन है वो आके कहाँ पे ओपन होंगे, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। खैर इतना तो आप लोगों ने शायद 10th क्लास में पढ़ा ही होगा, है ना। अब उससे थोड़ा ऊपर चलते हैं, अब टिश्यू के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे टिश्यू याद रखना कि जो बोमन कैप्सूल है, इस बोमन कैप्सूल के अंदर यहाँ पे जो सेल्स होती है वो आपको स्क्वेमस एपिथेलियम दिखाई देगी। स्क्वेमस का मतलब क्या होता है, फ्लैट, है ना। तो यहाँ पे बोमन कैप्सूल के अंदर जो सेल्स है वो कैसी दिखाई देगी, फ्लैट दिखाई देगी। स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस। सिंपल का मतलब होता है सिंगल लेयर। अगर मैं बोलूँ कि स्ट्रेटिफाइड है मतलब क्या होता है, मल्टी लेयर्ड।
मैंने बोला सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अच्छा, पीसीटी के अंदर यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये क्या है स्ट्रक्चर, ये आपको कॉलम लाइक दिखाई दे रहा है कि फ्लैट दिखाई दे रहा है, क्यूब लाइक दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कौन सा होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। और आगे हम पढ़ेंगे बेटा कि जो ब्लड यहाँ पे फिल्टर होता है ना, एंड जो फिल्ट्रेट बनता है, उस फिल्ट्रेट के अंदर जो काम की चीज़ें होती है, फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड, विटामिन, हार्मोन्स, है ना, ये सारी चीज़ें भी नीचे आ जाती है। तो हमें इन चीज़ों को वापस क्या करना होगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, है ना। तो ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता भी कहाँ पे, पीसीटी के अंदर। अब जब बात आ रही है कि एब्जॉर्प्शन को क्या करना है, मैक्सिमम करना है, तो सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा। तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए यहाँ पे पीसीटी के अंदर जो टिश्यू होता है वो कैसा होगा, सीलिएटेड क्यूबॉइडल, पूरा नाम लिख लेना इसका कि सिंपल है, सीलिएटेड है, क्यूबॉइडल है, एपिथेलियम, पूरा नाम लिख लेना। कौन कौन सा, सिंपल, सीलिएटेड, क्यूबॉइडल, एपिथेलियम। और यहाँ पे सीलिया का काम क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ाना, क्योंकि नेफ्रॉन के अंदर जो सबसे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पे होगा, पीसीटी के अंदर। इतना क्लियर हो गया। अब आ जाओ हैनले लूप के अंदर। तो हैनले के लूप के अंदर आपको यहाँ पे सेल्स कैसी दिखाई दे रही है, ये फिर से आपको घरों में जैसे टाइल्स नहीं लगी होती है जिनको हम बोलते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम, है ना, फ्लैट होती है सेल्स। तो इसको अगेन ये कौन सा हो जाएगा, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ डीसीटी में। तो डीसीटी में फिर से आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्यूबॉइडल। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे थोड़ा बहुत सीलिया भी प्रेजेंट होता है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कुछ लोग इसको सीलेटेड भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको नॉन सीलेटेड क्यूबॉइडल भी बोलते हैं, बट उसमें परेशान नहीं हुई, आप याद रखिए क्यूबॉइडल होता है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, अगेन फिर से क्यूबॉइडल, है ना। तो ऐसे याद रख लेना कि यहाँ पे फ्लैट है, यहाँ पे भी हैंडलेस लूप में क्या है, फ्लैट है। बाकी पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, इनमें आपको क्या मिलेगा, आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेगा। आसान था, ठीक है। क्यूबॉइडल में ध्यान रखना, पीसीटी में आपको क्या मिलेगा, सीलेटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेगा, है ना, कोई परेशानी इसमें। अच्छा, एक मैंने यहाँ पे टर्म यूज़ किया है फिल्ट्रेट, और कभी हम लोग इसको बोलते हैं यूरिन। तो कहाँ पे क्या टर्म यूज़ करना है, कहाँ मैं इसको फिल्ट्रेट बोलूँ, कहाँ मैं इसको यूरिन बोलूँ, तो ध्यान रखना इसमें। आप बोमन कैप्सूल में जो ब्लड फिल्टर होगा, क्या अभी सीधा यूरिन बन गया है क्या, नहीं, पीसीटी में यूरिन नहीं बना है, डीसीटी में भी ना 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 ना, यहाँ पे भी नहीं है यूरिन। फिल्ट्रेट, 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 यूरिन। तो यूरिन टर्म जो है हम लोग कहाँ से यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, हाँ, कि फाइनली जो फिल्ट्रेट है वो यूरिन में कन्वर्ट होता है कहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, है ना। बाकी अदरवाइज यहाँ तक ये जो है वो क्या है डीसीटी तक वो बेटा फिल्ट्रेट ही मिलेगा आपको, यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं। अच्छा, इनका अरेंजमेंट अगर देखें तो लास्ट क्लास में हमने नेफ्रॉन किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो किडनी का जो आउटर पार्ट होता है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, है ना, और अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, मेडुला। तो इसका अरेंजमेंट आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये कलेक्टिंग डक्ट है, अब इसका अरेंजमेंट आपको किडनी के अंदर इस तरह से दिखाई देगा। क्या मतलब समझ आया, कि इतना पार्ट ये आपको कहाँ पे दिखाई देगा, ये आपको कॉर्टेक्स में दिखाई देगा, और ये इतना पार्ट आपको कहाँ दिखाई देगा, मेडुला में दिखाई देगा। यानी मेडुला में कौन कौन हो गया, हैनलेस लूप हो गया और कलेक्टिंग डक्ट। हैनलेस लूप और कलेक्टिंग डक्ट आपको कहाँ पे मिलेगा, मेडुला के अंदर। बाकी बोमन कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी ये कहाँ पे मिलेगा, कॉर्टेक्स वाले पार्ट के अंदर। जरा आप ध्यान से देखिए आगे। अब मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ टाइप ऑफ नेफ्रॉन के बारे में, और डायग्राम देख के मुझे बताएं इनमें क्या डिफरेंस है। बोमन कैप्सूल, डीसीटी, पीसीटी, हो सकता है मोबाइल में नहीं दिख रहा होगा, आप जूम इन कर लें इसको। ये बोमन कैप्सूल, ये पीसीटी, डीसीटी, और ये क्या होगा, कलेक्टिंग डक्ट। इन दोनों डायग्राम में आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, देखो इसके अंदर हैनले की लूप की लेंथ ज़्यादा है, इसमें छोटी है। अच्छा, ज़्यादा है, और हैनले का लूप होता कहाँ पे, मेडुला के अंदर।
तो इसका मतलब इस नेफ्रॉन का ज़्यादातर पोर्शन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, मेडुला में। दैट्स वाई इस तरह के नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं, मेडुलरी नेफ्रॉन। यहाँ पे देखो हैनली का लूप या तो हम बोलते हैं शॉर्ट होता है, कभी कभी एब्सेंट भी होता है ना। और अगर एब्सेंट है तो उस कंडीशन में तो फिर हम बोलेंगे ना कि नेफ्रॉन तो सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स में, तो इनको बोला जाएगा जक्स्ट्रा कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन या कॉर्टिकल नेफ्रॉन भी बोल सकती हो, है जक्स्ट्रा कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोला जाएगा इनको। नहीं सॉरी जक्स्ट्रा मेडुलरी होता है, बट ये वाला होता है कौन सा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है। अच्छा, अब इन दोनों में रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है, और आपकी बॉडी में ज़्यादा कौन सी होंगी? मैं नाम लिखती हूँ तब तक बताएं मुझे। दीज आर जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, और ये हो जाएंगे कौन सी, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो अभी आपने देखा है कि इसमें हैंडले की लेंथ क्या होती है, हैंडलेस की जो लेंथ है वो यहाँ पे क्या मिलेगी आपको, ज़्यादा मिलेगी। और यहाँ पे क्या होता है, या तो हम बोलेंगे छोटी होती है, या फिर अदरवाइज इसमें ये अपसेंट भी हो सकता है, छोटा या फिर क्या हो सकता है, अपसेंट हो सकता है। बाय द वे अभी हम पढ़ेंगे कि हैंडले का लूप का काम क्या होता है, इसका डिसेंडिंग लूप का काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करना। किसका एब्जॉर्प्शन करना, और पानी भी कब एब्जॉर्ब करना पड़ेगा आपको। वैसे एक चीज़ बताओ, जब नॉर्मल यूरिन का फॉर्मेशन होता है, जैसे आप नॉर्मली पानी पी रहे हो बॉडी में, कोई परेशानी है नहीं, उस टाइम आपकी बॉडी के अंदर सिर्फ बोमन कैप्सूल, पीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से काम चल सकता है। क्या हो अगर नॉर्मल यूरिन फॉर्मेशन के दौरान हैंडले के लूप को ना डीसीटी को काट दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं फिर बोल रही हूँ, नॉर्मल यूरिन फॉर्मेशन के अंदर हैंडले के लूप का और डीसीटी का कोई रोल नहीं है ना। हैंडले का लूप पानी एब्जॉर्ब करते हैं, वो भी सिर्फ तब एब्जॉर्ब करेगा जब आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है, जब बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, अदरवाइज ये हैंडले का लूप काम नहीं करेगा, है ना। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जो एनिमल या तो डेजर्ट में रहते हैं, जिनके अंदर हो सकता है कि ये वाले फिर नेफ्रॉन जो है वो ज़्यादा मिलेंगे आपको, है ना। बट आपकी बॉडी तो ऐसी है ना कि ना तो पानी कम है ना पानी बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल कंडीशन है। एंड नॉर्मल कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि हमारी बॉडी में ज़्यादातर नेफ्रॉन कौन से होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं, है ना। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है हमारी बॉडी का 80%, या फिर एनसीईआरटी में लिखा होगा मोस्ट ऑफ, मैक्सिमम न्यूरॉन जो है वो ये वाले होते हैं। हमारी बॉडी में सिर्फ 20% या लेस इन नंबर आपको ये वाले मिलेंगे, ठीक है। तो बताओ ये ज़्यादा कहाँ पे मिलेंगे, इन डेजर्ट एनिमल के अंदर। और हमारी बॉडी में सिर्फ कब काम करेंगे, या फिर काम करते हैं इन डिहाइड्रेशन। हमारी बॉडी में भी ये सिर्फ कब काम करेंगे, डिहाइड्रेशन स्टेट में काम करेंगे। बाकी नॉर्मल जब यूरिन फॉर्मेशन होता है, नॉर्मल यूरिन फॉर्मेशन जो होता है उसमें किसका रोल होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन का होता है, ठीक है। अच्छा, आगे जाके हम पढ़ेंगे बेटा कि इसके चारों तरफ एक ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क होता है। चलो बता ही देती हूँ। देखो यहाँ पे ब्लड फिल्टर हुआ, आपने बोला कि अमाइनो एसिड हो गया, शुगर हो गया, ग्लूकोज, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें भी बाहर आ गई, जिनको वापस क्या करना है, रीएब्जॉर्ब करना है। और ये मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन की जिम्मेदारी किसकी है, पीसीटी की है। अच्छा मुझे बताओ, ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करने के बाद पीसीटी इनको डंप कहाँ पे करेगा, वापस कहाँ लौटा देगा, उसको ब्लड में लौटा देगा। तो कॉमन सेंस की बात है कि फिर यहाँ पे इफरेंट आर्टेरियोल जो है क्या हुआ कि यहाँ पे पीसीटी के अंदर जो भी चीज़ें एब्जॉर्ब हुई वो एब्जॉर्ब होने के बाद वापस कहाँ चली गई, ब्लड वेसल्स में। सेम लाइक यहाँ पे भी जो पानी एब्जॉर्ब होता है वो कहाँ पे लौटा दिया जाता है, ब्लड में। यहाँ पे भी जो सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होगा वो भी कहाँ पे लौट जाएगा, ब्लड में। समझ गए। तो आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे एक और कैपिलरी नेटवर्क आपको दिखाई दे रहा है,
है ना, ये भी बहुत फाइन ट्यूबुल्स होती है, इनको भी हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरी बोलते हैं। पर एक कैपिलरी नेटवर्क तो आपने बोमन कैप्सूल में पढ़ा था, और ये तो दूसरा कैपिलरी नेटवर्क हो गया, तो इसको हम बोलते क्या है, वासा रेक्टा। तो ये क्या प्रेजेंट है, रेड कलर, दिस इज वासा रेक्टा। आपने कभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सुना है ना, वैसे जिनको नहीं पता, रेक्टा, रेटिकुलम, ये टर्म हम लोग यूज़ करते हैं नेटवर्क के लिए। जैसे एग्जांपल टेस्टिस में शायद आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, रेटे टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर ट्यूबुल्स का नेटवर्क जो कौन बनाता है, वास इफ्रेंशिया होती है, उसके बाद में एक नेटवर्क बनाता है। खैर, तो ऐसे ही हम लोग बोलते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म के अंदर मतलब एंडो के अंदर एक मेम्ब्रेन का जो नेटवर्क मिलता है उसको हम लोग नाम क्या देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम देते हैं, है ना। तो सेम लाइक यहाँ पे भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये ब्लड वेसल्स का नेटवर्क दिखाई दे रहा है ना, वासा मतलब वेसल्स, ब्लड वेसल्स, एंड रेक्टा मतलब क्या हो जाएगा, रेटिकुलम या फिर नेटवर्क। तो ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। एंड ये पूरा लिख लेना कि वासा रेक्टा आपको यहाँ पे मिलने वाला एक सेकेंड कैपिलरी नेटवर्क है। जो ग्लोमेरुलस होता है उसको आप बोलोगे यहाँ पे फर्स्ट कैपिलरी नेटवर्क, और यहाँ पे इसको सेकंड कैपिलरी नेटवर्क बोलते हैं, इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, वासा रेक्टा। एंड यहाँ पे अगर कॉमन सेंस यूज़ करो बेटा, हैनले की लूप की लेंथ ज़्यादा है, तो कॉमन सेंस की बात है कि इसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स, वासा रेक्टा आपको ज़्यादा वेल डेवलप मिलेगा। अब क्योंकि यहाँ पे हैनले का लूप या तो बहुत शॉर्ट है या फिर एब्सेंट है, तो उस कंडीशन में आपको वासा रेक्टा भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा या फिर बहुत रिड्यूस देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे वासा रेक्टा हम लोग लिखेंगे कि वेल डेवलप्ड होता है, वेल डेवलप्ड होता है, और जबकि इसके अंदर वासा रेक्टा क्या मिलेगा आपको, लेस डेवलप्ड देखने को मिलेगा। कोई परेशानी? बस एक लास्ट चीज़ इसके अंदर हम और डिस्कस करते हैं, दैट इज़ दी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। क्या डिस्कस करेंगे, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। अब ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन क्या है, कॉमन सेंस की बात है कि बेटा यहाँ पे ब्लड कैपिलरी है, बोमन कैप्सूल है, यहीं पे चीज़ें फिल्टर होगी, तो ये वाला जो जगह है ना, ये जगह, ये कौन बनाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। अच्छा, अगर आपने एनिमल टिश्यू वाला कभी चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने सिंपल, एक तो आपने स्क्वेमस पढ़ा होगा, एक आपने क्यूबॉइडल पढ़ा होगा, है ना, और एक आपने क्या पढ़ा था, कॉल्यूमनर पढ़ा होगा। एक ट्रिक बताऊँ आपको, है एक ट्रिक बताऊँ, इधर देखिए आप, देखो आपके पास एक 3 तरह की सेल्स है, एक सेल जो फ्लैट है, एंड इन फ्लैट सेल्स को हम बोलते क्या, स्क्वेमस। एक आपको क्यूब की तरह दिखाई देती तो उसको बोलते हैं कॉल्यूमनर, सॉरी क्यूबॉइडल, एंड जो सबसे बड़ी सेल जो है वो कॉलम की तरह दिखाई देती है उसको बोलते हैं कॉल्यूमनर एपिथेलियम। ठीक है, मुझे अगर किसी मॉलिक्यूल को इधर से इधर ले जाना है या फिर इधर से इधर या फिर इधर से इधर ले जाना है, वो मॉलिक्यूल आसानी से कहाँ से क्रॉस हो सकता है, थोड़ा सा यूज़ करो कॉमन सेंस, है जो सेल फ्लैट होगी बेटा वो सबसे मिनिमम बैरियर क्रिएट करेगा। जैसे जैसे सेल का साइज बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे वो उतना ज़्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, है ना। तो बायोलॉजी में, हमारी बॉडी में जहाँ कहीं भी चीज़ों का एक्सचेंज होता है, हमेशा उन जगह पे आपको क्या मिलेगा, स्क्वेमस एपिथेलियम मिलेगा। अब एक्सचेंज का मतलब, अगर आ जाओ आप लंग्स के अंदर, तो लंग्स में एल्विलाई पड़ी है, तो एल्विलाई के अंदर भी आपने सेल्स का नाम क्या दिया था, न्यूमोसाइट, एंड वो न्यूमोसाइट्स कौन सी थी, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। आपने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ा है तो उसमें आपने ब्लड कैपिलरी पढ़ी है, ब्लड कैपिलरी जहाँ पे फिल्टर होता है तो उससे लिम्फ बनता है, तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, चीज़ों का एक्सचेंज हो रहा है बेसिक, है ना, फिल्टर हो रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम मिलेगा। सेम लाइक यहाँ पे भी आ जाओ, तो यहाँ पे ब्लड फिल्टर हो रहा है, तो कॉमन सेंस की बात है यहाँ पे भी कौन सा टिश्यू होना चाहिए, स्क्वेमस एपिथेलियम होता है ना। तो दैट्स वाई मैंने बोला भी था कि यहाँ पे सेल्स जो होती है वो कौन सी होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। चलो देखते हैं इधर, ये आपको ब्लड कैपिलरी दिखाई दे रही है, ये कैपिलरी है, और बाय द वे मैंने आपको पहले भी बोल चुकी हूँ बेटा कि कैपिलरी के अंदर हमेशा क्या होता है, चीज़ों का एक्सचेंज होता है, जिस वजह से कैपिलरी की जो दीवारें होती है उसके पास एक ही लेयर होती है। जैसे आर्टरी और वेन्स के अंदर टोटल कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है, कैपिलरी के अंदर हमेशा आपको
एक ही सिंगल लेयर मिलेगी, और वो सिंगल लेयर भी किसकी होगी? स्क्वेमस एपिथेलियम की होगी। किसकी होगी? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। और इन सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के लिए हम एक स्पेशल नाम देते हैं, कोई बता सकता है? एंडोथीलियम। क्या बोलते हैं इसको? एंडोथीलियम। तो ये ब्लड कैपिलरी के अंदर ये आपको दिखाई दे रहा है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। और इसके लिए हम नाम क्या देते हैं? इसके लिए नाम देते हैं एंडोथीलियम। याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। तो ये एंडोथीलियम हो गया। और इसके अंदर यहाँ पे क्या भरा हुआ है? यहाँ पे भरा हुआ है ब्लड, है ना। अच्छा, और मैंने बोला भी था कि कैपिलरी की दीवारों में क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। याद रखना, कैपिलरी की दीवारों में क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। कैसे? ये जो स्क्वेमस सेल्स है बेटा, ये फ्लैट होती है, टाइल्स की जैसी होती है। और कॉमन सेंस की बात है कि जहाँ पे दो टाइल्स एक दूसरे के साथ जुड़ती है, तो आपको नहीं लगता वहाँ पे गैप बन जाता है ना। तो एग्जैक्टली इनके बीच में भी आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा? यहाँ पे आपको इनके बीच में जहाँ पे दो सेल्स एक साथ जुड़ रही है, तो उनके जुड़ने वाले पॉइंट के ऊपर आपको पोर्स दिखाई देंगे। ये कैपिलरी पोर हो गए इसके अंदर। और एक खास बात बताऊँ, यहाँ पे ब्लड फिल्टर होना चाहिए ना, तो फिल्ट्रेशन अगर इन पोर्स के थ्रू होगा तो बहुत टाइम लगेगा। इसी टाइम को बढ़ाने के लिए इन पोर्स का साइज बढ़ जाता है। बोमन कैप्सूल के अंदर जो कैपिलरी होती है, नॉर्मल कैपिलरी से उसमें 50 गुना ज़्यादा बड़े पोर्स होते हैं। यहाँ पे 50 टाइम्स ज़्यादा बड़े पोर्स होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन जो है वो उसकी स्पीड क्या होगी? यहाँ पे कॉमन सेंस की बातें बढ़ जाएगी, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद नीचे कौन है बताओ? बोमन कैप्सूल है। तो ये वाला पार्ट कौन सा है? दिस इज बोमन्स कैप्सूल। एंड कॉमन सेंस की बात है कि फिल्ट्रेशन करना है, तो यहाँ पे भी जो सेल्स है वो कौन सी होनी चाहिए? स्क्वेमस होनी चाहिए। नहीं, ये स्क्वेमस तो होती है, बट इनका जो शेप है, आपको नहीं लग रहा आपके जो पैर है वैसा हो गया, पैरों की तरह हो गया, है ना। और पैरों की तरह हो गया, दैट्स वाई इन सेल्स को हम बोलते क्या है? पोडोसाइट। जैसे कैपिलरी की स्क्वेमस एपिथेलियम को हम क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम। वैसे ही यहाँ पे ये भी कौन सा है? ये भी हो जाएगा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। एंड सिंपल का मतलब सिंगल लेयर, है ना। और इनका जो शेप है वो आपके पैरों की जैसा दिखाई देगा। एंड कॉमन सेंस की फिर से बात देखो, ये आपका एक पैर है और ये एक पैर है, और दोनों पैर एक दूसरे को जहाँ टच करते हैं, तो आपको नहीं लग रहा है बीच में इतने बड़े बड़े गैप बन गए, है ना। तो इसमें बहुत बड़े बड़े गैप होते हैं, और इन गैप के थ्रू ही तो क्या होगा? यहाँ पे ब्लड फिल्टर होगा, है ना। और इतने लार्ज पोर्स को हम लोग एक नाम देते हैं, क्या? यहाँ पे बन जाते हैं लार्ज पोर्स, एंड इन लार्ज पोर्स को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन स्लिट्स बोला जाता है। स्लिट्स का एक्चुअली मतलब होता है ओपनिंग, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन स्लिट्स बन जाते हैं यहाँ पे, है ना। अब एनिमल टिश्यू वाले में हम एपिथेलियम जब टिश्यू पढ़ते हैं ना, तो उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अच्छा, आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि आपके पास ये एपिथेलियल टिश्यू है, दूसरा मस्कुलर टिश्यू है, तीसरा नर्वस टिश्यू है, एंड चौथा कौन सा होता है? कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू तो फाइंड आउट करने की एक प्रॉपर्टी मैंने बताई भी थी, 4 प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, चैप्टर देखिए मसल्स वाला, ठीक है। न्यूरॉन के अंदर एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी होती है, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये टिश्यू नर्वस टिश्यू है, ठीक है ना। और फिर उसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू को अभी छोड़ दो, तो एपिथेलियल टिश्यू को पहचाना कैसे जाएगा? एपिथेलियल टिश्यू के बेस पे हमेशा प्रेजेंट होती है क्या? बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या प्रेजेंट होता है? तो बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होना, ये यूनिक प्रॉपर्टी सिर्फ किसका होता है? एपिथेलियम टिश्यू, कहीं और टिश्यू के अंदर नहीं मिलेगा। तो फिर से वही बात, ये भी स्क्वेमस एपिथेलियम है, एपिथेलियम है, ये भी कौन है? एपिथेलियम। तो इसके बेस पे क्या होगा? यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके बेस पे भी क्या होगा? यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो दोनों के बीच में कौन आ गया? कोई बता सकता है बेसमेंट मेम्ब्रेन एक्चुअली कौन सी सेल्स की बनी होती है? ये कोई सेल की नहीं बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? और ये प्रोटीन यहाँ पे आया कहाँ से? तो यही एपिथेलियल जो टिश्यू होता है, इस प्रोटीन का सिक्रीशन करता है।
दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब फाइनली मुझे बताइए कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। नहीं समझ आया? ये ब्लड है, ब्लड को निकल के यहाँ पे यहाँ तक आना है, या फिर यहाँ से यहाँ आना है, या फिर यहाँ से यहाँ आना है। तो ब्लड को फिल्टर होने के लिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, या फिर यहाँ से यहाँ आना है। तो बताओ इसने टोटल कितनी लेयर को क्रॉस किया? सीक्वेंस में बोलना, कितनी लेयर को क्रॉस किया? सबसे पहले ब्लड कैपिलरी की दीवारों को क्रॉस किया, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, और फिर पोडोसाइट्स को क्रॉस किया, है ना। तो इन तीनों लेयर को मिला के हम क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, है ना। तो यहाँ पे फिर ये कौन आ गया? फिल्ट्रेट बन गया। और इस तरह से हम इसका नाम क्या देंगे? इसका नाम देते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। तो बताओ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले एंडोथीलियम, कैपिलरी की दीवारें होनी चाहिए, फिर उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन। आप चाहे तो यहीं पे लिख लेना, इन तीनों को जोड़ के यहाँ पे लिख देना फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ठीक है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन होनी चाहिए, एंड फिर उसके बाद यहाँ पे होना चाहिए कौन? पोडोसाइट्स। अच्छा, ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन इस तरह से फाइनली मुझे बताइए, थिक होनी चाहिए कि थिन होना चाहिए? है ऑब्वियसली बेटा थिन होनी चाहिए, क्योंकि अगर थिक होगी तो फिर फिल्टर होने में दिक्कत नहीं होगी फिर, है ना। अच्छा, ऐसा सेम टू सेम आपने पहले कहाँ पढ़ा है? वेरी नाइस। ऐसा सेम टू सेम आपने एल्वेलाई में पढ़ा था। तो एल्वेलाई में एंडोथीलियम सेम था, बेसमेंट मेम्ब्रेन सेम था, वहाँ पे एल्वेलाई की साइड्स को हम बोलते क्या है? न्यूमोसाइट्स। तो यहाँ पे पोडोसाइट्स की जगह उसको हम नाम क्या देते हैं? न्यूमोसाइट्स। फिर यहाँ पे उसको फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की जगह हमने उसको बोला था रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ठीक है। चलो मुबारक हो। तो इस तरह से आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। लिखिए इसको।